મિસ્ટર જયેશ પટેલ, મિસ્ટર હંસુ કુમાર, મિસ્ટર મનીષ સિંહ, અને હેલ્પલાઇન ગ્રુપમાંથી મનસુખભાઈ વાડિયા. પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નાની એવી પ્રાર્થના કરશું, જેને લઈને આપણો આખા દિવસનો જે આ પ્રોગ્રામ છે આપણે એકદમ સક્સેસફુલી એને આગળ વધારી શકીએ. બીજા વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે જે ઉપસ્થિત થયા છે, જે ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને જે શહેરના સપોર્ટથી જ આપણે બધા આગળ વધી રહ્યા છે, અને જે ગુજરાતના પહેલા એવી વ્યક્તિ છે જેને સાબિત કર્યું છે કે આ બિઝનેસમાં તમે પણ ડાયમંડ બની શકો છો, જે આજે ડાયમંડ બની ગયા છે. તો એ મનજીતસિંહ સરનું સ્વાગત કરવા માટે હું બોલાવીશ હિનલ મેડમ. પ્લીઝ વેલકમ. એકદમ જોરદાર તાળીઓથી બીજા એવા એક જોરદાર લીડર છે જેમના સપોર્ટથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અને મારા માટે ગર્વની વાત છે કે મારા ગ્રેટ અપલાઇન છે અને મને વારંવાર નોલેજ આપે છે. તો એવા ગ્રેટ લીડર મિસ્ટર ધનસુખ માવડ સાહેબનું સ્વાગત કરશે કૌશિકભાઈ. પ્લીઝ વેલકમ. જોરદાર તાળીઓથી સાહેબનું સ્વાગત કરશું. બીજા એક ગ્રેટ લીડર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, જેના સપોર્ટથી હું અહીંયા સુધી પહોંચી શક્યો છું, જેની સાથે મતલબ મારા ફાધરની જેમ આંગળી પકડીને આ બિઝનેસમાં ચાલતા શીખ્યો છું. એવા ગ્રેટ લીડર હેલ્પ પોઈન્ટ તરફથી જે અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, મનસુખભાઈનું સ્વાગત કરશે મહેશભાઈ અને અજયભાઈ. પ્લીઝ વેલકમ. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરશે. क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में काम आएगी. देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे लोग धन्वंतरी
धन्वंतरी कंपनी के द्वारा एक बहुत ही यूनिक 200 साल के रिसर्च का प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी दो तरह की है, मरीजों के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे आदमी को हेल्दी रहने की अपॉर्चुनिटी है, और जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या होता है? शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है ये बहुत ही अनमोल है। इसको हम पैसे से तौल नहीं सकते हैं। अगर आपके पास जितनी भी संपत्ति है उसे ये 4 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा लगा कर भी मिलने वाला नहीं है। अगर 1000 करोड़ किसके पास है तो 1000 करोड़ में ये शरीर ठीक नहीं हो सकता। 10,000 करोड़ है तो ठीक नहीं हो सकता है। एक मुकाम पर जाकर इंसान कभी नहीं ठीक होता है। तो इंसान का पहला कर्तव्य क्या होता है? इंसान की पहली ड्यूटी ये होती है कि मैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करूं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सबसे पहले हम अपने देश के ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि वो देश तरक्की करता है जिस देश की प्रजा हेल्दी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमारे फैमिली के लिए वो वरदान है। अगर एक फैमिली में 5 आदमी की फैमिली है, एक आदमी बीमार है, 5 आदमी में से 2 आदमी पैसे कमाते हैं, 3 लेडीज है, 2 आदमी है, 2 आदमी पैसे कमाते हैं, समझो एक लेडीज बीमार है, तो क्या वो 2 इंसान का मन लगेगा काम में अच्छी तरह? नहीं लगेगा। तो एक बीमार आदमी की वजह से घर के 2 कमाने वाले पर्सन की इनकम में असर पड़ती है। मैं दूर इसलिए रख रहा था, आवाज वैसी इसमें पास 2 आदमी डिस्टर्ब हो गए काम में, तो क्या आपको नहीं लगता उसके 10-20% इनकम पे असर होती होगी? डेफिनेटली। अब खुद सोचिए, जब आपके घर में एक इंसान बीमार गिरता है, उसको जब आप बाहर होते हो घर के, तो आप क्या सोचते हो? अपने घर के उस मेंबर के प्रति सोचते हो कि कब इसकी हेल्थ ठीक हो, मैं कौन से डॉक्टर को मिलूं, ये सोचते हैं हम, बराबर? तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने स्वास्थ्य की खुद चिंता करें। आपके स्वास्थ्य की चिंता करना ये टोटली आपकी जवाबदारी है, ये कोई डॉक्टर की जवाबदारी नहीं है। लोग कहते हैं कि मेडिक्लेम निकालिए। मैं भी मेडिक्लेम की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास मरीज आए थे, मेडिक्लेम की फाइल क्यों के बाद पता चल जाता है, क्योंकि बिल और रिपोर्ट सिस्टमेटिक लगाया है, तो समझिए मेडिक्लेम की फाइल है। अब हमने कहा आपको ये दवाई खानी पड़ेगी और हम इसका बिल आपको नहीं देंगे, हम आपको इसका बिल नहीं देंगे, आपको ये खानी पड़ेगी। तो मेडिक्लेम में इतना खर्चा करने के बाद भी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो क्या वो मेडिक्लेम है? नहीं। मेडिक्लेम पैसा देती है, लेकिन पैसा काम कब आता है? जब अगर कोई बीमारी का इलाज मौजूद हो तो। अगर बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है तो मेडिक्लेम पैसा हासिल करेगी, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बात ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो ठीक होती ही नहीं है, प्रॉपर इलाज न होने की वजह से, इसलिए मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत बार काम नहीं आती है। मेडिक्लेम लेके आदमी चिंता मुक्त हो जाता है, क्या सोच के कि अगर कुछ होगा। अब इसका वॉल्यूम थोड़ा नीचे करिए ताकि मैं माइक नहीं ले लूंगा, माइक थोड़ा कम करिए। मेडिक्लेम निकालकर, हाँ भी ठीक है, मेडिक्लेम निकालकर, हाँ भी परफेक्ट है। मेडिक्लेम निकालकर आदमी चिंता मुक्त हो जाता है कि कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख की पॉलिसी है, 4 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख की पॉलिसी है, बराबर? ये सोचता है। चलिए, मेडिक्लेम तो उस आदमी को ज्यादा सोचना पड़ता है जिसको भविष्य में चिंता हो कि मैं अपने पॉकेट से उतना पैसा निकाल पाऊंगा कि नहीं उसके लिए। लेकिन ऑलरेडी जिसका पॉकेट भरा हुआ है वो अगर मेडिक्लेम नहीं लेता है
पैसा खर्चे करने की ताकत है। क्वेश्चन ये है क्या उसको इलाज मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बात करेंगे हम धीरूभाई अंबानी की। 98 में काफी पैसा कमाया, 99 में पैरालाइज हो गया। 99 से 2002 तक 13 साल तक व्हील चेयर पे थे। इस दौरान कभी उनको कोई टीवी चैनल ने नहीं बताया है, कोई फोटो पब्लिक में पब्लिश नहीं हुई है उनकी जो भी फोटो आप दो देखते हैं खड़े रहकर है और एक ऐसा हाथ रख के, ये दोनों फोटो 99 के पहले की है। इसका क्या मतलब है? पैसा काम नहीं आया स्वास्थ्य के लिए। वाजपेयी जी के ऊपर 70 करोड़ का खर्चा हुआ है घुटने पे, लेकिन आज भी चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ बैठे हुए हर आदमी की पहली जवाबदारी ये है कि मैं किस तरह अच्छा रहूं, ये सीखना है। यहाँ जो आपने सीखा कि आप किस तरह अच्छे रहेंगे, यही चीज लोगों को सिखानी है। तो यहाँ दो बात इंपॉर्टेंट रहेगी, खुद ठीक होना और बीमार आदमी को, खुद ठीक रहना और बीमार आदमी को ठीक करना। तो इसलिए यहाँ हमने इस बात से ये लेसन मिल रहा है, सबक मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली ड्यूटी हमें स्वस्थ रहना है हमारे देश के लिए और हमारी फैमिली के लिए और खुद के लिए। तो धन्वंतरी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। तो जब आप किसको ये बताने जाते हैं, देखिए मैं भी ये समझ के बात बता रहा हूँ कि आप सब लोग धन्वंतरी का बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो आपको पहले ज्ञान ये होना चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए मैं ले रहा हूँ और लोगों को मैं स्वस्थ करूंगा। तो यही इंपॉर्टेंट बात लोगों को अवेयर करनी है कि भाई आपका स्वस्थ रहना समाज के लिए और आपके फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात उसके समझ में आ गई, उसके बाद आपने बताना है कि इस प्रोडक्ट के द्वारा किस तरह बीमारी में से मुक्त हो सकते हैं और किस तरह आप लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। खुद बीमारी में से ठीक हो गए, फैमिली के लिए अच्छा है, और लोगों को बीमारी में से बाहर निकालेंगे तो आप इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस वाला हिस्सा हम बाद में बात करने वाले हैं, अभी हम प्रोडक्ट वाले हिस्से पे बात करेंगे। अब नई बात, इतना तो समझ में आ गया कि धन्वंतरी ने कुछ यूनिक चीज लाई है जो इंसान को स्वस्थ बनाती है, स्वस्थ रखती है। अब इस प्रोडक्ट को बताना किस तरह है। बिजनेस तब होता है जब हम कोई चीज अच्छी तरीके से बताते हैं। अगर आप सेल्समैन हो तो दुकान पे कितनी लगन के साथ आप बताते हैं, आपका यही इंटेंशन और ये फोकस और ये टारगेट होता है कि ये कस्टमर के दिमाग में ये बात बैठ जाए और ये खरीद ले। आपका भाव क्या होता है, अंदर का फीलिंग क्या होती है कि ये सेल होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, यस और नो। तो जब ये प्रोडक्ट बताएंगे तो ढीले ढाले तरीके से नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी तरह बताना है। तो अच्छी तरह बताने के लिए इसका नॉलेज की आवश्यकता है। तो हमने इसको रूट लेवल से बताना शुरू करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोडक्ट की खासियत ये है, कुछ की पॉइंट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे। 200 साल की रिसर्च का ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की रिसर्च 200 साल पहले हुई थी। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, एक महान साइंटिस्ट ने इसको इंडिया में लाया है, उनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर। ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको मालूम होने जरूरी है। डॉक्टर विजय भटकर नाम के एक महान साइंटिस्ट। ये विजय भटकर कौन है, तो नेट पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, आगे हम देखेंगे। ये कंपनी के चेयरमैन जो है डॉक्टर रमेश पाटिल, जिनका अभियान है हेल्दी इंडिया, जो एमडी डॉक्टर है। इसके अलावा इसकी प्राइस रीजनेबल है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, दूसरे के थ्रू मिलेगा नहीं, कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंपनी के प्रोडक्ट के। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिटेल में जाएंगे। तो 200 साल पहले एक रिसर्च की शुरुआत हुई थी। उस शुरुआत को किसी एक इंसान ने किया होगा, और वो शुरुआत जो भी इंसान ने पहले की होगी उसका नाम अता पता किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसका रेफरेंस
5000 साल पहले के आयुर्वेद के ग्रंथ में है। उसके बेस पे कैसे इंसान ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद कई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व होते गए। पिछले 200 साल में इस रिसर्च को किसी एक इंसान ने कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कि रीटा लेवी नाम की लेडी ने 1968 में नव ग्रोथ फैक्टर ढूंढा था, उसको नोबेल प्राइज मिला। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर इन्वॉल्व होते गए। तो 200 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। अब रिसर्च क्या शुरू हुई थी कि ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो किस वजह से, और बीमार है तो किस वजह से। तो ये रिसर्च के दौरान रिसर्च आगे बढ़ती गई, मॉलिक्यूल ढूंढते गए। फाइनली ये पता चल गया साइंस को कि हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट 90 मॉलिक्यूल है, 90 तत्व। और मजेदार बात ये है 90 तत्व और बोतल में गोली भी 90 है। तो कोई ये ना सोचे कि एक नंबर की गोली पे पहला तत्व, 2 नंबर की गोली पे दूसरा। ऐसे गोली पे नंबर नहीं है, खोल के मत ढूंढना कि आज पहले नंबर की खानी है दूसरा, ऐसा नहीं है। हर कैप्सूल में 90 तत्व मौजूद है। ऐसे 90 गोली एक बोतल में होती है। हर बोतल में 90 गोली होती है, हर कैप्सूल में 90 तत्व मौजूद है। तो ऐसा ये 90 मॉलिक्यूल साइंस को पता चला कि जिसका खेल है। अब ये 90 मॉलिक्यूल की खोज 200 साल से चल रही थी। ये खोज पूरी हुई 1986 से 2006 के बीच में। यस बोलिए। देखिए, मैं 2 मिनट बीच में कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति 5 करोड़ से 25 करोड़ शॉर्ट टाइम में कमा सकता है। ये बात मजाक में मत लीजिएगा। जब ये सेशन शाम तक खत्म हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करने से ये होगा। उस सीरियसनेस से आप बैठ के समझिए कि आज जो सीखने वाले हैं, इसी को जीवन में साइड बाय साइड शुरू करेंगे तो आपका जो भी ओरिजिनल बिजनेस होगा उसको ये बिजनेस उस इनकम को क्रॉस कर जाएगा। उस दिन आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। तो इसको बहुत सीरियसली समझिए, क्योंकि पूरे एशिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक यूनिक प्रोडक्ट पब्लिक में लाया गया है, जिसमें पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दी गई है पैसे कमाने की। आज तक ये पैसे एजेंटों ने कमाए, फार्मा ने कमाए, लोगों ने कमाए। पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है पब्लिक को कमाने, और उस अपॉर्चुनिटी के आप फाउंडर मेंबर हो। तो वो सीरियसनेस चाहिए आज लर्निंग के लिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए आज सेशन नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी धन्वंतरी कंपनी में सिस्टम में आ चुके हैं। पब्लिक के लिए जो स्पीच होती है वो अलग तरीके से बताई जाती है, आपको आज अलग तरीके से बताया जाएगा। तो इसको बहुत ही सीरियसली समझना है। जब ये रिसर्च 1986 से 2006 में टोटल कंप्लीट हो गई तो इसको इंडिया में लाने वाले हैं डॉक्टर विजय भटकर। विजय भटकर कौन है? तो पहला हमारा ड्यूटी क्या बनता है, इस बिजनेस को आप करने वाले हैं तो क्या आपका ड्यूटी नहीं बनता कि नेट पे जाके देखा जाए विजय भटकर का नाम डाल के ऐसा आदमी है भी या नहीं है, है भी या नहीं है? ठीक है, अगर आप नाम डाल दें तो आपको पता चलेगा कि भारत में कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये। इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। तो जो जो की पॉइंट आते हैं, जिनको इंटरनेट आता है, वो डाल डाल के वो सर्च करें, क्योंकि जब एक बिजनेस में हम इन्वॉल्व होते हैं तो उस काम के प्रति हर चीज सीखना हमारी ड्यूटी होती है। जो जितना अच्छा सीखेगा उतना ही अच्छा बिजनेस कर सकता है। समझो आपका प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो आप जितना अच्छा प्रिंटिंग का नॉलेज लोगे उतना अच्छा प्रिंटिंग का काम मिलेगा। जिस प्रकार की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनको रिकॉर्डिंग में क्यों ज्यादा इंटरेस्ट है धन्वंतरी के? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इनका पेशा है। तो पेशे के कारण इन्होंने धन्वंतरी के प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस देखकर इन्होंने नया कैमरा खरीदा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, और साथ साथ में धन्वंतरी का बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हर आदमी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे, तो जो भी काम हम करते हैं उसमें हमारा नॉलेज गेन होने से वो काम अच्छी तरह होता है। एक कंप्यूटर फील्ड का अगर आदमी है तो कंप्यूटर का जितना नॉलेज उसका अपडेट रहेगा उतना ही ज्यादा काम उसको मिलेगा। अब कोई कंप्यूटर बेचने वाला अभी भी वो बेच रहा है अगर सिंपल प्रोसेसर वाला
तो लोगों को क्वाड कोर चाहिए, ड्वेल कोर चाहिए और अलग अलग के वो नहीं है तो फिर उसका बिजनेस कैसे होगा? उसको ज्ञान लेना होगा कि भाई ड्वेल कोर का क्या इंपॉर्टेंट है, क्वाड कोर प्रोसेसर का क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों ये लेना चाहिए। आप जब कन्विंस करोगे किसी को तब वो लेगा ना। तो इसी तरह हर बिजनेस में उसका ज्ञान चाहिए। इस बिजनेस की सक्सेस की फॉर्मूला यही है कि इसका प्रोडक्ट ज्ञान डिटेल में आपको चाहिए। जब ये रिसर्च को इसमें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया विजय भटकर ने, ये भारत रत्न है, सुपर साइंटिस्ट है, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। अब ये धन्वंतरी कंपनी के चेयरमैन है डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर है एलोपैथी में, एमडी मेडिसिन है, बहुत बड़े डॉक्टर है। उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। उनके 25 साल के एक्सपीरियंस की वजह से जब ये रिसर्च उनके हाथ में आई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस रिसर्च के जरिए मैं अपने देश को हेल्दी बना सकता हूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूं। और ये भावना के साथ उन्होंने इसको एक अलग सिस्टम बनाई, क्योंकि जब वो पढ़ते थे उस वक्त उन्होंने एक निबंध लिखा था, एक ऐसे लिखा था, हेल्दी इंडिया उन्होंने उस वक्त लिखा था। और उस वक्त उन्होंने जो भाव से लिखा था, यानी कि बीज बोया था, वो पेड़ उगने 25 साल लगे और वो पेड़ उग गया। तो उन्होंने इसको फार्मा कंपनी न बनाते हुए एक ऐसी कंपनी बनाई कि जो पब्लिक के लिए है। फार्मा से बना के इस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट प्राइस में बेचा जा सकता है। आगे प्राइस की बात आएगी तब मैं कहूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक अलग सोच के साथ इसको शुरू किया, हेल्दी इंडिया अभियान। ये डॉक्टर रमेश पाटिल की 2 हॉस्पिटल है। सिटी स्कैन सेंटर है जहां एमआरआई निकलता है, ब्रेन का स्कैनिंग निकलता है, ये सब होता है। कैथ लैब है, कैथ लैब का मतलब जहां पर बाईपास वगैरह होता है, ऐसा ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था है। तो ये डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7,000 पेशेंट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल लिया। अब ये ट्रायल लेंगे खुद के हॉस्पिटल में तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये क्लिनिकल ट्रायल दूसरे लोगों के हॉस्पिटल में ली। शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप हॉस्पिटल में ये ट्रायल ली। उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन हुआ, बाद में उन्होंने इस प्रोडक्ट को पब्लिक में लाए। रिसर्च के दौरान उन्होंने ये देखा 39 केस के ब्लॉकेज ठीक हो चुके हैं। कई सोरियासिस पेशेंट, एक एग्जांपल सामने मौजूद है मंजीत जी का, आगे बोलूंगा इनके बारे में। इनकी पुरानी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं। इस बिजनेस में आगे एक बात आएगी, जो जितना बड़ा मरीज है वो उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। क्या आज तक कभी हुआ है कि मरीज ने इलाज कराने में पैसा कमाया हो? नहीं हुआ है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा होता है, जो जितना बड़ा बीमारी का शिकार है वो उतना ज्यादा पैसा कमा सकता है। क्यों? आगे देखेंगे। क्योंकि लोगों ने देखा ये आदमी बीमार से कैसे ठीक हो गया। सामने से रोकेंगे लोग, पूछेंगे आप कैसे ठीक है बताओ, आप बोलोगे इम्यूनिटी खाया, हमको भी दो। ऐसे में 3-4 एग्जांपल कहने वाला हूं, जिस एग्जांपल को आप पर्सनली मिल सकते हैं, आजू बाजू वाले को देख सकते हैं, और वो लोग आज बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी रकम कमा रहे हैं। ऐसे 2-3 एग्जांपल मैं बताऊंगा। और भी एक एग्जांपल मेरे पास है, जो आदमी चल नहीं सकता था, आज उसकी इनकम 45,000 रुपया पर मंथ है, जिसको 5,000 की नौकरी कोई नहीं देगा, उस हालत में था वो। आज वो 45,000 रुपया पर मंथ कमा रहा एक आदमी है। तो ये मैं इसलिए बीच बीच में दूसरे भी बिजनेस की बात बताई जा रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी इस कंपनी का काम करके लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाला है। इसलिए आज के दिन को बहुत सीरियसली समझना, और जो बात आज कही जाती है उसको प्रैक्टिकल में रख के लिखना। जो बात हम शाम तक में बताएंगे उसको अगर फॉलो करके वो नक्शे कदम पे चलते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि 3 महीने का आपका ग्राफ देखना क्या है, 6 महीने का ग्राफ देखना, 10 महीने का ग्राफ देखना, साल और 2 साल का ग्राफ देखना। आपको पता चलेगा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा होता है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करते हैं तब। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जिस रास्ते से जो गया है उस रास्ते से क्या डिफिकल्टी आती है उसको पता होता है, तो उसके गाइडलाइन से चलना चाहिए। इस बिजनेस की सिस्टम है कि जो लोग सक्सेस है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या देखा कि डॉक्टर रमेश पाटिल ने R&D करने का इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो शुरू में डिफिकल्टी ये थी कि कई बीमारी के एग्जाम्पल न होने के कारण जब लोगों को कहते थे हम, तो लोगों को क्वेश्चन होता था। लेकिन धीरे धीरे आज ये हालात है कि बहुत सारे एविडेंस अब आ चुके अलग अलग बीमारी के। लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता इस प्रोडक्ट के बारे में कि कौन से बीमारी पे काम करेगा। इस प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल की क्या एक्शन हो सकती है। जैसे कि नर्व ग्रोथ फैक्टर है तो नर्वस सिस्टम की सभी बीमारी पे चलेगा, कार्टिलेज फैक्टर है, इस तरह देखा जाता है। अगर कोई बीमारी की बात करें तो मेरे क्लिनिक पे 2 डिक्शनरी है, 2 मतलब एक ही है, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब एक इतनी मोटी है, पार्ट 2 भी इतना मोटा है। अगर कोई मुझे पूछे कि ये दवाई कौन से बीमारी पे काम करती है, तो मैं कहूँगा ये जो डिक्शनरी पड़ी है ना मेरे टेबल पे, इसमें जितनी भी बीमारी है सब पे ये प्रोडक्ट काम करता है। उसमें से एक बीमारी का नाम लो, हम आपको बताएंगे कि उस बीमारी में ये मॉलिक्यूल क्या एक्शन करेगा। तो इस एंगल से देखा जाता है, एक एक बीमारी का आपको एग्जांपल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जब इस बात को समझते हैं तो आपको ये बात भी अच्छी तरह समझनी होगी। अब बात करेंगे हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के रिसर्च के ऊपर ध्यान देती है, मेडिकल के लोगों की हेल्थ का केयर करना, वर्ल्ड में हेल्थ का ज्ञान फैलाना वो उसका काम है। तो इस WHO ने हेल्थ के बारे में एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ऐसा कहा है। इस डेफिनेशन को हेल्थ का जो WHO ने दिया है बहुत कम लोग समझ पाए हैं और बहुत कम लोगों ने इसको समझाया है। पहले हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। साइंस ने आज इतनी तरक्की की है कि सिर के बाल से पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या सभी बीमारी का इलाज है? तो इलाज के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ये हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन यानी पुर्जा, लीवर वगैरह उसको ऑर्गन कहते हैं। टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से शरीर बनता है। तो हमारा शरीर अलग अलग सिस्टम में विभाजित है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम यानी पिल्लर, हड्डी का ढांचा, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, वायर, टेक्निकल बात करें तो सर्कुलेशन सिस्टम, पानी की पाइपलाइन बिल्डिंग में, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ऐसी अलग अलग सिस्टम से ये शरीर बना हुआ है। तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे कि हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं, नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन कहते हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ENT, डेंटिस्ट, ऐसे ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है। क्योंकि ये साइंस बहुत बड़ा है इसलिए इसको ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं लगता आगे चल के ऐसा होगा कि एक आदमी जा रहा है डॉक्टर के बाद, आंख के डॉक्टर के बाद, डॉक्टर साहब मेरी राइट आंख में कुछ तकलीफ हो रही है, बोलेगा सॉरी मैं लेफ्ट आंख का डॉक्टर हूँ। शायद ऐसा भी हो जाएगा आगे, टेलीविजन बहुत हो रहा है, बट रहा है शरीर हिस्सों में। तो हड्डी की अगर बात करें तो हड्डी की शायद ही कोई बीमारी के लिए दवा है। जैसे कि एडी में हड्डी बढ़ती है उसको स्पर कहते हैं, कोई इलाज नहीं है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते, 3 दिन आराम हो जाए। घुटने की बात करें तो वाजपेयी की एज में परेशान है, अगर किसी ने ऑपरेशन किया है छोटी एज में
समझो कि 55 साल में अगर या 50 साल में नी रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, समझो ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस लकड़ी पे स्क्रू लगना है आज वो लकड़ी ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा? वो बोन की डेंसिटी कम होगी, वो ऑपरेशन जो है धीरे धीरे अपना चमत्कार दिखाना शुरू करेगा। 50 साल में ऑपरेशन हो गया और कुदरत ने लिखा है कि इसको 85 ईयर जीना है, तो पिछले 15 साल कैसे होंगे? आप सोचिए। घुटने के बाद आते हैं हिप में। आर्थराइटिस जैसे घुटने में होता है वैसे हिप में भी होता है, लेकिन हिप में और भी एक बीमारी होती है, कॉमन, बहुत कॉमन नहीं है, फिर भी पेशेंट बहुत है, उसको कहते हैं AVN, एविस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि जो हिप बोन होता है उसमें छेद हो जाते हैं, उसकी सरफेस रफ हो जाती है। ऐसे केस में वो हिप बोन को बदली किया जाता है, 10 साल चलता है, फिर बदलना पड़ता है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे लोअर बैक, लोअर बैक, ये पोर्शन को लोअर बैक कहते हैं, लंबर एंड सैक्रम को लोअर बैक कहते हैं। लोअर बैक के प्रॉब्लम यानी स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कंप्रेशन, स्लिप डिस्क, नो क्योर। आप शायद ही कोई मरीज ढूंढ पाएंगे जिसने नर्व कंप्रेशन के लिए 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो और आज वो खड़ा रह के यहाँ कहते हैं उसे कमर में दर्द नहीं मिलेगा ऐसा मरीज, मुश्किल है। सेम बीमारियां गर्दन में होती है, नो क्योर। ट्रोजन शोल्डर, हाथ जकड़ जाता है, उसको कहा जाता है फिजियोथेरेपी करो, ट्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है। टेनिस एल्बो, जिसने टेनिस खेला नहीं लेकिन बीमारी का नाम है टेनिस एल्बो। लेडीजों को होने वाली एक कॉमन बीमारी है, काफी लेडीजों को होती है, कार्पेट टनल या ब्रेस्ट में पेन होता है, उसका एक ऑपरेशन करना पड़ता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया संधिवात, ऐसा हो जाता है ना टेढ़े मेढ़े, नो क्योर। एंकिलोसिस, आपने देखा कुछ तो ऐसे बेंड हो जाते हैं, उनको पीछे देखना है तो पूरा शरीर घूमते, स्पाइन पूरी घूमती है ऐसे, जबकि हमारी स्पाइन ट्विस्ट होती है, उनकी स्पाइन वन पीस हो जाती है। एंकिलोसिस, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बाम्बू स्पाइन कहते हैं, ये ऐसी हो जाएगी स्पाइन, ये लकड़ी की तरह। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन चौक जैसी हो जाती है, नो क्योर। तो ये हड्डियों की बीमारी क्योर नहीं होती है। नर्वस सिस्टम की बहुत कम बीमारी के इलाज है, जैसे कि एपिलेप्सी के मरीज 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। पार्किंसन कंपाउंड नहीं ठीक होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोलजिया कहाँ ठीक होता है। हाई बीपी जिंदगी भर दवाई खाओ, डायबिटीज जिंदगी भर दवाई खाओ, थायराइड जिंदगी भर दवाई खाओ, एसिडिटी बरसों तक परेशान नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किन डिजीज, सोरियासिस, नो क्योर। तो बहुत सारी बीमारी है, ठीक नहीं होती है, इसीलिए ये गलत फहमी में नहीं गिना चाहिए कि पॉकेट में पैसा होगा और मेडिक्लेम होगा तो हमने मैदान मार लिया, ऐसा नहीं। तो WHO की व्याख्या क्या है? फिजिकल हेल्थ। हर आदमी को फिजिकल हेल्थ मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी वो प्रश्न आज यहाँ पर है। मेंटल हेल्थ, अब ध्यान देना मेरी बात में, मेंटल हेल्थ के लिए पूरे हिंदुस्तान में शायद ही बहुत कम लोग काम करते होंगे। कोई डॉक्टर मेंटल हेल्थ के लिए, क्या कोई आदमी जाके कहता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आज मैं आपके पास आया हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ चेक करो, अगर कोई मशीन है तो, और मुझे बताओ कोई गड़बड़ी है क्या इसमें? है ऐसा कोई डॉक्टर? नहीं है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ का है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ का, क्योंकि ये शरीर बना है, मन और शरीर दोनों का मिलन है। इसीलिए मेडिकल भाषा में हर बीमारी को साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइकोसोमेटिक यानी अगर आपको कोई बीमारी है तो जरूर आपका मन का हिस्सा भी रुकना है, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसके सिर पे बोझा होता है उसको लकवा होता है। मेरे पास एक मरीज आए थे 67 ईयर के, मेरे पास आने के 2.5 साल पहले उनको लकवा हो गया था। हमने कहा आपके सिर पे जरूर बहुत बोझा होगा, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 60 पीढ़ी खा सकती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कल से मैं आपकी 8वीं पीढ़ी अपना धंधा बंद।
बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना धंधा चालू। इसका मतलब पैसा कितना भी हो कोई छोड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा ये तो गजब की बात है। लेकिन तीसरी चौथी बार आया तो मुझे पता चला कि पहला लड़का उनका था 42 ईयर का, दूसरा लड़का 40 ईयर का, तीसरा लड़का 37 ईयर का। ये तीनों कुछ नहीं करते थे। ये 3 बोझा है, बोझा है तो करे भाई। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर उसका बच्चा कमाता नहीं है, होनहार नहीं है, तो वो उसके लिए बोझा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, वो माँ बाप कितना चिंता में है कि जिनके बच्चे कमाते नहीं है, और उनको ढूंढो ऐसे बच्चे को या धनवंतरी में लाओ, क्योंकि एक बिजनेस मिल जाएगा उनको। तो ऐसे लोग जो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये काम मजे से करने वाला काम है, उनको धनवंतरी में लाया जा सकता है। और शायद सेम घटना धीरूभाई अंबानी के साथ हुई थी, सेम घटना। 98 में इतना पैसा कमाया कि उनको डाउट हो गया मेरे बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं। 99 में पैरालाइज हो गया और 2002 में गुजर गए, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं पता था कि ये कितने होनहार है। अगर आप अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए, आपको पहले ही डाउट है तो पहले से आप बोझा समझ रहे, जबकि वो बोझा नहीं है, तो भी ये घटना हो सकती है। बोझा है या बोझा समझा जाओ, प्रॉब्लम तो आएगा। जिसको डर है उसके घुटने पर असर होती है। फियर, वाजपेयी जी को देश की चिंता थी, क्या होगा भाई? कुछ नहीं, किसी के बिना गाड़ी रुकती नहीं है, चलते रहती है। इंदिरा गांधी गई तो क्वेश्चन खड़ा हुआ था, अब देश का क्या होगा? लोग बड़े टेंशन में आ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। मारुति कार आई, तरह तरह की गाड़ी आई, कहाँ रुकी? प्रोग्रेस तो हुआ ना। मोबाइल पे आया उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। ये संसार है, ना मेरे बिना रुकेगा ना आपके बिना रुकेगा। संसार की गति अपने आप चलती है, ज्यादा इधर प्रेशर नहीं डालने का, है कि नहीं? हम सोचते थे हमारे माँ बाप है तो सब कुछ ठीक है, अब आप कमा रहे हैं, ठीक है सब कुछ, है कि नहीं? वक्त की बात है। तो ये संसार में ये बोझा नहीं लेने का, अब क्या होगा कल क्या होगा, सब बराबर हो रहा है, बराबर होते जाएगा। खाली हमने अपना काम बराबर करना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ऐसे लोग देखिए, पैसा है तो चले जाने का डर, नहीं है तो नहीं आने का डर। स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन हर बीमारी के पीछे मानसिक स्थिति जोड़दार है। तो मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, हर इंसान के लिए सुबह उठने से रात को सोने के वक्त तक में कौन सी चीज आपको यहां तकलीफ देती है, उसको पहले गोली मारो, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको अपने जीवन में से खत्म करो। उस बात को, आपको जो भी चीज तकलीफ देती है उसका पहले सॉल्यूशन ढूंढना है। आपकी बीमारी का सॉल्यूशन आपके हाथ में मौजूद है। तो इस तरह हमारी मानसिक स्थिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में दोपहर के बाद। अब बात करेंगे सोशल हेल्थ की। WHO ने कहा फिजिकल हेल्थ मिलना चाहिए सबको, मेंटल हेल्थ मिलना चाहिए, सोशल हेल्थ मिलना चाहिए। सोशल हेल्थ यानी कि आपकी समाज में क्या पोजीशन है। आप आनंद में रहते हो तो आनंद में कितना लोग आपको वैल्यू करते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, और जानते हैं तो क्यों जानते हो, नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते, कुछ वजह होगी। अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आपको होनी चाहिए ना, लेकिन होती है उसको, हमको नहीं होती। आप क्या सोचेंगे? पिछली बेंच पे बैठता था, पीछे से तीसरा नंबर आता था, इसका होमवर्क मैं करता था, ये बड़ा आदमी कैसे हो गया? क्वेश्चन लगाते हो, बड़ा आदमी कैसे हो गया? लेकिन मिस्टर नटवरलाल ने एक मॉल बनाया, मालूम है अभी? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते नहीं उसको। काश वो आपका दोस्त होता तो प्रॉब्लम होता था, आप उसको जानते नहीं, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं।
अगर मेरी गाड़ी आई तो बाजू वाले को प्रॉब्लम, बाजू वाले की गाड़ी आई तो मुझे प्रॉब्लम। सोचना ये चाहिए कि अगर बाजू वाले की गाड़ी आ गई, चलिए ठीक है, इस आदमी ने हमारे सोसाइटी में गाड़ियों की परंपरा का मुहूर्त किया है, अब मेरी आनी चाहिए। मंजीत जी ने गुजरात में डायमंड परंपरा का मुहूर्त किया है, मंजीत जी डायमंड हो चुके हैं लास्ट वीक में, अब बारी आपकी है। तो इसको कहेंगे सोशल हेल्थ, ताकि ये सोचो कि अब सब गाड़ी वाले हो जाएंगे अपनी सोसाइटी में। चलिए इस आदमी ने तो शुरुआत की, कम से कम हम कहते हैं ना कि मेरे खानदान में किसी ने गाड़ी नहीं ली, मैंने ली, मतलब आपने शुरुआत की, कितने खुश होते हो। तो ठीक है, हमारे बिल्डिंग में किसी ने गाड़ी ली, ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो समाज का मतलब ये नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान समाज है मेरे लिए, और ना पूरा गुजरात और ना पूरा महाराष्ट्र। समाज की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। मेरा पहला समाज मेरा घर है। आपकी फोटो आपके घर में कैसी है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात तो बहुत मीठी मीठी बात करते हो, और जैसे घर में पहुंचे रोक जाने लगते हो, तेरी बात करते हो, बार बार में गुस्सा आता है। कई लोग देखे हैं खाने में नमक कम है, ऐसे थाली फेंकते हुए लोग मैंने देखे, ऐसा धक्का मार दे थाली को, देखे ऐसा। अरे कभी गलती हो सकती है, ड्यूटी ये बनती है, जो खाना अच्छा नहीं लगे उसको मत खाओ, लेकिन खाने की इज्जत करो। जो आदमी इज्जत नहीं करता है वो कभी तरक्की नहीं करता। आपको नहीं अच्छा लगता है कम खाओ, एक दिन नहीं भी खाओगे तो चलेगा, और कुछ भी नहीं है ना, आपको पता नहीं है, अगर आपको सब्जी जरा भी ठीक नहीं लगे तो एक चम्मच भी मत खाओ, खाली सूखी रोटी चबा के देखो कितनी मीठी लगती है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। छोटी छोटी बातों से घर में दरारें पैदा होती है। डिवोर्स होते हुए ऐसी थोड़ी हो जाती है, डिवोर्स छोटी छोटी बात बड़ा स्वरूप धारण करती है। पहले तो लव था, अट्रैक्शन था, लव मैरिज हो गया, कहां गया वो लव। प्रॉब्लम क्या है? सोशल है। क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो हमें अच्छी लगती है, जो अच्छी है वो हमें नहीं चाहिए। सोचो इस बात पे, जो चीज हमें चाहिए वो हमें अच्छी लगती है, जो अच्छी है वो हमें नहीं चाहिए। नंबर 2, जो चीज हमें अच्छी लगती थी वो हमें मिल गई, अब उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो पहली बात पे सोचना है, दूसरी बात पे संभालना है। जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें मिल गई, उसकी वैल्यू कम होने लगेगी। जैसे कि शादी हो गई 25 साल में, लव मैरिज, 22 साल की लड़की 25 साल का लड़का, अब उम्र हो गई 35, उसकी हो गई 32, अब आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप 22 साल को देखो, तो प्रॉब्लम है। वो बदलते हुए स्वरूप को ब्यूटी समझी जाए, वो बदलते हुए स्वरूप को ही ब्यूटी समझ के अभी भी प्यार किया जाए, तो जिंदगी के आखिरी सांस तक प्यार मोहब्बत बरकरार रहेगा। तो आप अपने फैमिली मेंबर को चाहना शुरू करो, उसको अच्छी तरह देखो, इज्जत से देखो, उसको वैल्यू करो, उसके प्रति अच्छा सोचो, और अपने स्वभाव को अच्छा है तो और अच्छा बनाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ बुरा है, अच्छा है तो और अच्छा बनाइए, ये जरूरी है। जीवन की मजा, घर का आनंद पहले, घर में आनंद होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ आपके घर में आनंद का वातावरण होगा, उसका इंप्रेशन बाजू वाले को लगेगा, उसका इंप्रेशन बाजू वाले को लगेगा, उसकी फैमिली में भी चेंज आएगा, पूरे बिल्डिंग में चेंज आएगा। आपका स्वभाव, आपका वर्तन आपको पूरे बिल्डिंग में रिलेशन मेंटेन करने के लिए मजबूर कर देगा, लोगों को मजबूर कर देगा आपसे संबंध बनाने के लिए। ये पक्की बात कहता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मंजी जी को पता है मेरे बिल्डिंग में एक आदमी थे, कैसे रिलेशन है मेरे, अभी कोई तेरा ही चल रहा है तो भी हम सीधा चले, एक दिन रिलेशन चेंज हो जाता है। ऐसे भी एग्जांपल मेरे पास मौजूद है हमारे बिल्डिंग का। सबसे ज्यादा वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए थोड़ी सी बात कि मैं सेकंड फ्लोर रहता हूँ, हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे एक आंटी रहती है। अब ऐसा है कि जो चेयर होती है ना, स्टील की चेयर होती है डाइनिंग टेबल की, या लकड़ी की हो तो भी आवाज तो नीचे जाएगा। अगर आपके मन में ग्रंथि बैठ गई कि ऊपर वाले का आवाज आएगा और मुझे इरिटेट होना है, तो वो फिक्स है, कंफर्म हो गया है। एक ग्रंथि है, ग्रंथि
आपने बना लिया कंसेप्ट, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेहमान आते, मेरे आना जाना बहुत चलता है, तो हम लोग खुद तो पर्पसली नहीं करते, हम लोग ध्यान रखते कि आवाज नहीं आएगी, लेकिन मेहमान आएंगे, एक बार कुर्सी हटाएंगे, बैठेंगे, कुर्सी सेट करेंगे, दोबारा आवाज आएगा, उठेंगे, कुर्सी पीछे करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर दोबारा आवाज आएगा, बस झगड़ा शुरू। ऐसा बहुत बार चलता रहा। फिर हुआ क्या कि हम लोग गए थे बाहर गाँव और जज आए थे शाम को, और उनकी बेटी को एकदम सीवियर पेन आया, किडनी स्टोन का पेन शुरू हो गया, सीवियर पेन। तो 4th फ्लोर पे एक लड़की, उन्होंने कहा कि वो ऊपर जो डॉक्टर है उनको बुलाइए। बोले नहीं नहीं, उनका हमारा तो बहुत झगड़ा चलता है, नहीं आएंगे। उस लड़की ने बोला नहीं नहीं, वो डॉक्टर ऐसे नहीं है, वो आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं गया उधर, मेरी वाइफ दोनों गए, देखा उसको, इलाज किया, 15 मिनट में पेट ठीक हो गया। उन्होंने कहा चाय पिएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं पिएंगे, इसी दिन का तो इंतजार था। चाय पिलाओ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज ग्रंथि बन जाती है, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से ग्रंथि मत बनाओ। पहले तो ये सोचो कि मेरा पड़ोसी कितना अच्छा आदमी है, उसे रिलेशन बनाओ ना, काम वही आएगा। रिलेटिव बाद में आएंगे, भाई भी बाजू दूर रहता है तो बाद में आएगा, भाई भी कभी कभी बोलता है मैं भी बिजी हूं, बाद में आता हूं। आप चले जाओ, आप निकल जाओ। तो कहने का मतलब ये है सोशल है। अभी जो मैंने डेफिनेशन कही, इसमें कहां पर हमारी गड़बड़ी है उसको सुधारना है। अब बात करेंगे फिजिकल हेल्थ यानी कि प्रोडक्ट की। गुजराती में कहावत है, पहलू सूखते जाते नरिया અને पहलू दुखते जाते नड़िया। अगर दुखी होते हो तो आप अपनी वजह से, दूसरे की वजह से नहीं। तो बात करेंगे हेल्थ की। आज से 50 साल पहले डॉक्टर कम थे, पेशेंट कम थे, और आज डॉक्टर ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा है। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ने चाहिए कि कम होने चाहिए? रियल में देखो तो कम होने चाहिए। हुआ यह है कि पेशेंट बढ़े हैं। कोई मंत्र विंत्र करेगा आजकल डॉक्टर लोग पेशेंट बढ़ रहे हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि आजकल तांत्रिक विद्या बहुत फेमस हो रही है। तो कारण ये है कि एयर पोल्यूशन, हवा। हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? हवा। 21,600 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जो पोल्यूटेड है। ये कितना पोल्यूशन है कि अहमदाबाद या बड़ौदा या सूरत ऐसे सिटी में हर आदमी 4 से 5 सिगरेट का धुआं ले रहा है। कानपुर में इतना धुआं है कि हर आदमी 10 सिगरेट पी रहा है। मुंबई में हर आदमी 8 सिगरेट पी रहा है। इतना धुआं हम लेते हैं। आज से 50 साल पहले धुआं नहीं था और कम था। हवा के बाद एक पानी। हवा के बाद अगर कोई चीज हमारे शरीर को ज्यादा लगती है तो वो है पानी। कितना लगता है? 3 से 5 लीटर। कैसा पानी मिलता है हमें? बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है। अगर आपकी इमारत 20 साल जूनी है तो मेन पाइपलाइन 20 साल तक भी है। आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि पाइपलाइन कितने वर्षों में बदलनी चाहिए। आपके एरिया की पाइपलाइन कितनी पुरानी होगी क्या पता। फिर बात करेंगे खाने की। खाने के हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल है। चाहकर भी हमें शुद्ध खाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में एक कंपनी 13 साल से शुद्ध घी बेचती थी। 6 महीने पहले न्यूज में बताया। वो शुद्ध घी बनता था जानवरों की हड्डी से। हम सब खा चुके हैं। क्यों? क्योंकि या तो घी ने ट्रैवल किया होगा या तो हमने ट्रैवल किया होगा। उसके बावजूद हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, खुशी की बात है। और भी खुशी की बात है, हम लोग वेजिटेरियन है। तो इस तरह कहीं ना कहीं नकली दूध बनता हुआ सुना है, बराबर। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं खेतों में केमिकल यूज होता है, हमारे बॉडी में जा रहा है। हवा पानी पूरा पोल्यूटेड है। तो उसकी गड़बड़ी तो होनी है। जो 50 साल पहले ठीक था आज ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़े। उसके बाद बात करें नशा। कोई
कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, नशे की आदत जीवन में बढ़ रही है। लोग क्या कहते हैं, पार्टी में जाओ, आप ड्रिंक नहीं करते? मैंने कहा मैं करता हूँ ना ड्रिंक, रोज 3 लीटर करता हूँ, 5 लीटर भी करता हूँ कभी, मैं ड्रिंक करता हूँ। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो विस्की की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि पानी की बात कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को सरप्राइज होता है कि आप शराब नहीं पीते। कई बार तो लोगों को लगता है शराब पीना स्टेटस होने के कारण लोगों ने शुरू किया है कि पार्टी में गए 5 स्टार में तो शराब नहीं पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में कई लोगों ने शुरू किया है, कई लोगों को मैं जानता हूँ। अब नशा जो है ये क्यों करना पड़ता है मालूम है? जिंदगी में नशा कम हो चुका है, लोग इतने आर्टिफिशियल हो गए कि जिंदगी में नशा कम हो चुका है। मैं कहता हूँ जिंदगी अपने आप में एक नशा है। मैं तो बोलता हूँ तो नशा आता है, खाने का नशा अपना है, चाय पीने का नशा अपना है, और जब रात को काम करके जब बिस्तर पे सोते तो सोचो कितना अच्छा है कि ईश्वर हमें आराम से सोने को दे रहा है। जिंदगी के हर मोड़ पे नशा ही नशा है, फिर भी नशे की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ज्ञान नहीं है। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। अब आज के सेशन के बाद लास्ट में ये शेर बदल जाएगा। शाम को 6 बजे क्या शेर होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो ईश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तो आज से डिसाइड करिए हम ढंग से जीना सीखेंगे। ढंग से जीना सीखने का पहला क्या है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। ये तीनों के लिए प्रयत्न होगा आपका, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए, जीवन में नशा आए, जीवन अच्छा बने। अब उसके बाद बारी आती है लेजी लाइफस्टाइल है, जीवन में श्रम खत्म हो चुका है। हम लोग फिजिकल हार्डवर्क बहुत कम करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज है मैं बताने जा रहा हूं, तनाव। तनाव का मतलब है स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन, टेंशन के लिए कारण होता है, जैसे कि आपके 10-20 लाख नहीं अटके तो टेंशन है, पैसे आगे थे, टेंशन खत्म। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेस की, जिसके लिए कोई कारण ही नहीं है। तनाव के लिए कोई कारण नहीं होता। समझो कि आप एक 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पर रहते हो, आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा कि लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चला कि लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन अब बीच में से नीचे जा रही है। आपके अंदर कुछ होने लगता है, एक हलचल होने लगती है आपके अंदर, आप इंपेशेंस हो जाते हो, कुछ गड़बड़ होती है, नॉर्मल भाषा में हम कहेंगे दुखी हो जाते हैं। फिर आपको लिफ्ट मिल गई, रिक्शा को रोक रहे हो, रिक्शा वाला मना कर रहा है, 2 रिक्शा वाले मना कर दिया, आपके अंदर कुछ होने लगता है, हलचल होने लगती है, गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है, इसके अंदर कुछ हो रहा है, हलचल हो रहा है, पेशेंट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हो। और ऊपर से एक नया प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने जो मीटर लगाया वो भी हो रहा है, तो उससे भारी प्रॉब्लम, इसलिए और हलचल हो रही है। फिर पहुंच गए स्टेशन, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो छुट्टा जल्दी नहीं दे रहा है, इसके अंदर हलचल हो रही है। उसको लगता है कैसा आदमी, पैसा ढूंढने नहीं आता चिल्लर। फिर ब्रिज चढ़ के प्लेटफॉर्म पे जाना है, बड़ी भीड़ है। आप क्या सोचो, कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता। जैसे कि आपको अकेले को चलना आता, बाकी सब लोग भूल गए। आपको अकेले को चलना आता, बाकी सब भूल गए, और यही बात आपके पीछे वाला सोच रहा है, कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता। यही होता है ना। सिर के बाल से पैर के नाखून तक एक धारा चलती है। ये धारा को ये सब घटनाएं तोड़ती है, ये धारा को ये सब घटनाएं तोड़ती है, जिसको तनाव कहते हैं। लेकिन ये धारा को अगर आप टूटने नहीं दो तो ये धारा नहीं रहकर राधा हो जाती है। यानी कि हर्षण मस्ती चाहिए जीवन में। टेंशन क्या है? अभी यहाँ है तो यहाँ रहो ना,
यहाँ की सोच रहे हो, वहां जाके तब सोचेंगे ना वहां की। आज संडे है तो आप सोचो कितना अच्छा ज्ञान ले रहे, ये सोचो यहाँ रहो। शाम को क्या करना है, शाम को देखेंगे। हो सकता है शाम को कुछ करने का मूड भी नहीं है, इतना नशा आ जाएगा आपको शाम को। मतलब अभी की मोमेंट को इम्पोर्टेंट देना है, हर मोमेंट इम्पोर्टेंट है। हम बेकार में तनाव ले रहे, शाम को तो लेट पहुंचूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कोई कुछ नहीं बोलता। हम ज्यादा सोचते। कभी कभी क्या होता है, हम दो साइड की गेम खेलते हैं पत्ते की, अकेले अकेले पत्ता बांटते, उधर का भी खेल रहे, इधर का भी खेल रहे। जीवन में वही प्रॉब्लम है। वो क्या सोचे, अरे वो जो सोचता है सोचिए रहा, आप जो सोच रहे हो वो सोचो, उसकी चिंता आप मत करो। हर इंसान में यही प्रॉब्लम है, वो क्या सोचेगा, वो आप मत सोचो, वो सोच रहा है, उसका काम है। अब हमने क्या देखा, हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, खाना पोल्यूटेड है, नशे की आदत है, तनाव भरी जिंदगी है, लेकिन और भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है वायरस यानी सुपर बग। आज एमडी डॉक्टर के लिए क्वेश्चन है कि मैं कौन से वायरस को कौन सी एंटीबायोटिक दूं। रोज नए वायरस आ रहे हैं, नई एंटीबायोटिक ढूंढनी पड़ रही है और डिफिकल्टियां पैदा हो रही है। इसके अलावा हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जी रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, यहाँ तक कि इस माइक से भी। लेकिन सबसे डेंजर और पावरफुल रेडिएशन दो चीजों का होता है, मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के टावर का। रिसर्च से प्रूव हो गया है कि जिस बिल्डिंग में टावर लगा है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। खाली एक छोटा सा काम करना है, मोबाइल में ये नहीं कहता मत यूज करो, मोबाइल के बिना जीवन में मजा नहीं है, मोबाइल के बिना जीवन में मजा नहीं है। लेकिन जब रात को बिस्तर पे सोने जाते हो और सुबह उठते हो, इस दौरान मोबाइल का हमें कुछ काम नहीं है। आप अगर बंद भले मत करो, लेकिन उसको 4 फुट से दूर रखना जरूरी है। क्या इतना कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो इतना काम शुरू करो, मोबाइल को अपने आप से 4 फुट दूर रखो। अभी इस मोबाइल को मैं पॉकेट में भी रख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ रख लिया है। जब जरूरत नहीं, आप अपने ऑफिस में मोबाइल को थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। तो कोशिश ये रहे, जिस वक्त मोबाइल का हमें काम नहीं है और दूर रखने की सिचुएशन हो तो रखा जा सकता है, और कम से कम रात को तो निश्चित रूप से रखा जा सकता है, तो बहुत फायदा होगा आपको। तो आप इतना छोटा सा काम शुरू कर दीजिए। इन सब हालातों की असर जो हमने देखी, क्या इसमें से कोई बच सकता है? क्या नहीं। तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है क्या आपके पास है? तो मुझे बताइए खड़े होकर। नहीं। अब ये सब चीजों की असर जो होती है हमारे बॉडी के 90 मॉलिक्यूल के ऊपर होती है, 90 मॉलिक्यूल पे होती है। तो हम अभी इसमें देखेंगे आगे, इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पे सेल्यूलर लेवल पर होती है, यानी कि बॉडी सेल से बनी है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से शरीर बनता है, और इस तरह सिस्टम बनता है। अगर घुटने के सेल पे इसकी असर होगी तो घुटने की बीमारी, ब्रेन सेल पे या किडनी या बॉडी के जिस हिस्से के सेल पे इसकी असर होगी, इन सब हालातों की उसके संबंधित बीमारी होती है। जहां हो उसके संबंधित देखा गया है, एक आम आदमी की जिंदगी की 40% कमाई डॉक्टरों के पीछे जाती है। कभी कभी तो देखा है 100%, कभी कभी देखा है 150%, कर्जा भी करना पड़ता है, ऐसा भी देखा है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है कि नहीं? यस। कैसे लिए आता है? नहीं, मेहनत लगती है। तो पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई व्हाइट कोट या काला कोट वाला ले जाए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, हम तो बहुत खुश है, मस्त हैप्पी फैमिली है, और देखो तो घर में 4 आदमी, चारों 4 हैप्पी है, मोटे मोटे हैं, हैप्पी फैमिली। लेकिन वो हेल्दी फैमिली नहीं है। बोला हम तो मस्त है, कोई टेंशन नहीं, देखो मस्त है, टेंशन नहीं है। एक तो खा पी के मोटे हो गए और कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, मस्त है, लेकिन ठीक है, वो हैप्पी फैमिली है, हेल्दी नहीं। हैप्पी फैमिली और हेल्दी फैमिली में डिफरेंस है। होना चाहिए हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली, तो मजा है। क्योंकि
मेडिकल साइंस ये कहता है, वही बिल्डर वाली बात, आर्किटेक्ट वाली बात, कि अगर ये बिल्डिंग 6 माले की बनी है तो इसके पिलर की डिजाइनिंग ऐसी है कि 6 माले बनाए जाए। इसी पिलर के बेस पर 12 माला नहीं बना सकते हो, यानी ये पिलर इतना ही लोड लेगा, ये कैलकुलेशन होता है। तो इसमें भी पिलर के कैलकुलेशन फिक्स है। क्या है कैलकुलेशन? आपकी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करो, उतना ही वेट इस बिल्डिंग का चाहिए, शरीर रूपी बिल्डिंग का उतना ही वेट चाहिए। समझो आपकी हाइट 6 फुट है तो 180 सेंटीमीटर होते हैं, -100 करो तो 80 किलो वजन होना चाहिए। उसके आगे या पीछे 1-2 किलो चलता है, ये आइडियल वेट कहते हैं। तो फिर समझ लीजिए वो उससे ज्यादा वेट होगा, हड्डी की बीमारी हो सकती है, घुटने की, कमर में प्रॉब्लम हो सकता है मोटापे की वजह से, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो आप अपना वेट चेक कर लीजिए और अपनी हाइट चेक कर लीजिए और उसको कम करना। अभी हम लोग बात करेंगे कि शरीर की इंपॉर्टेंस कितनी है। कि आपके पास गाड़ी है तो आप क्या करते हो? धोने के लिए एक आदमी रखते हो, बराबर नहीं धोया तो उसको डांटते भी है, देखा बराबर नहीं धोया, डांटते हो कि नहीं? उसको हर 3 महीने में सर्विसिंग कराते हैं और टाइम टू टाइम पेट्रोल भरते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा है, इतना पैसा लगा है तो क्या करनी चाहिए ना। और ये शरीर, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगा, इसकी कोई कैप नहीं करते, इसकी कोई सर्विसिंग नहीं, इसका कोई मेंटेन नहीं, इसमें कोई फ्यूल नहीं भरते, और ऐसा सब नहीं करना चाहिए शरीर के लिए, बराबर? क्या शरीर की केयर करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्री में मिला है, गाड़ी को पैसा लगा है, उसकी केयर करनी चाहिए। यही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो यहां समझना यह है कि क्या केयर करनी है शरीर की। तो ये समझना है कि दूसरी गाड़ी आ सकती है, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है, लेकिन शरीर का बैलेंस बैंक बैलेंस हेलो इसका बैलेंस क्या है? हेलो बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है, लेकिन शरीर का बैलेंस सिर्फ एक उम्र के तक घटता है और घटते ही जाता है। तो बैंक में बैलेंस पैसे के रूप में है, या आपके पास बैलेंस प्रॉपर्टी के रूप में है, या सोने के रूप में है, या शेयर के रूप में है, लेकिन शरीर में बैलेंस कौन से स्वरूप में है? हमारे शरीर में बैलेंस है, उसका स्वरूप है हमारे बॉडी के 90 मॉलिक्यूल ही हमारा बैलेंस है शरीर का। बैंक बैलेंस पैसा, तिजोरी का बैलेंस पैसा और गोल्ड, कागज का बैलेंस है शेयर प्रॉपर्टी। इसी तरह 90 तत्व हमारा बैलेंस है। यही 90 तत्व को नॉमिनल प्राइस में रिफिल करने के लिए धर्मांतरी लाया है इम्यूनिटी। 200 साल की रिसर्च का प्रोडक्ट, 200 साल की रिसर्च का प्रोडक्ट रिफिल करने। आप चाहते हो कि आपके बैंक में पैसा बढ़े, आप चाहते हो कि आपकी तिजोरी में गोल्ड बढ़े, आप चाहते हो कि आपके शेयर बढ़े, आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी के नंबर बढ़े, लेकिन क्या आप चाहते हो कि आपके 90 तत्व मेंटेन रहे? अगर चाहते हैं तो इम्यूनिटी को समझना जरूरी है। पर इतना छोटा सा काम है, तो लोगों को इस पॉइंट पे ध्यान देना है, इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। भाई बैंक बैलेंस बढ़ता है ऐसा चाहते हो, गोल्ड बढ़े ऐसा चाहते हो, तो शरीर का भी बैलेंस मेंटेन रहे ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन है, नहीं चाहते हैं तो ठीक है, जब कॉमन होगा तो फिर ये लोग हैं। क्लियर? अब ये जो 90 मॉलिक्यूल है, इसकी रिसर्च परफेक्टली कंप्लीट किस लेवल पे हुई आपको पता है? कि यहाँ बैठे हुए हर आदमी को अगर मैं एक सवाल पूछूंगा कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होता है, तो आप सबका जवाब एक ही होगा कि पानी का कलर हरा हो जाएगा।
बराबर ना? आधे लोग ने मान ली मेरी बात, इतना कॉन्फिडेंस से मैंने कहा। पानी का कलर लाल हो जाएगा नेचुरली, ये सबको पता है। पानी में लाल कलर डालने से लाल ही होता है। इसी तरह इसमें जो 90 मॉलिक्यूल है जैसे बताए हैं वैसे ही काम करते हैं। इसीलिए लैंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है। दुनिया में बहुत कम दवाई का लैंसेट और पबमेड में रेफरेंस है, यानी कि वहां पे तब आ सकता है जब ये प्रूव हो जाए। तो उस लेवल पे ये प्रूव हो गया है जिस तरह पानी में लाल कलर डालना। इसमें अगर कार्टिलेज ग्रोथ में तो कार्टिलेज बनेगा ही, प्लेटलेट डेवलपमेंट तो प्लेटलेट बनेगा ही। उस तरह प्रूव हुआ कि पानी में लाल कलर लाल होगा ही। इसीलिए लैंसेट और पबमेड में रेफरेंस है। एमडी डॉक्टर को ये कहेंगे तो कोई सवाल उठेगा नहीं। ये एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट है, पब्लिक में लाया गया है। तो इस तरह लैंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है। जिस 90 तत्वों की हम बात कर रहे हैं, कंपनी की एक छोटी सी बुक है, उसमें 90 तत्वों के पूरे नाम दिए गए, एक तत्वों के नाम दिए गए हैं सिस्टमेटिक। ये दवा होने के कारण दुनिया को जो सर्टिफिकेट लगते हैं, एफडीए, जीएमपी, हलाल, वो सारे सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। ऐसे ये प्रोडक्ट है। ये 90 तत्व 3 हिस्से में विभाजित होते हैं। 90 तत्व 3 हिस्से में विभाजित होते हैं। पहले हिस्से को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, दूसरे को इम्यूनोमोड्यूलेटर और तीसरे को एंटीऑक्सीडेंट। ये तीनों का परफेक्ट मीनिंग आपको जानना जरूरी है। ये तीनों हिस्से के परफेक्ट मीनिंग आपको जानने जरूरी है। तो पहले बात करेंगे हम ग्रोथ फैक्टर के बारे में। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तब छोटा होता है, वो बकरी का बच्चा हो या कबूतर हो या पेड़ हो, कोई भी चीज पैदा होती है तो छोटी है, युवा है, ओल्ड है। जैसे बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है, कबूतर, पेड़, इसी तरह इंसान भी। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से बनना शुरू होता है और वही बच्चा एक दिन 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण। ग्रोथ फैक्टर के कारण ही घटित होता है। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत ही उसको माँ का दूध पिलाया जाता है। इन दिनों टीवी पे बताया जा रहा है कि पहले 3 दिन दूध पिलाना बहुत जरूरी है। रेडियो पे भी लगातार आ रहा है कि पहले 3 दिन दूध। ऐसा इसलिए कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा और माँ उसको दूध पिलाती है, तुरंत बॉडी के 50 ऐसे कार्य हैं जो चालू हुए नहीं है उसके पैदा होने के बाद। जैसे ही वो दूध पीता है पहला फर्स्ट टाइम, बॉडी के 50 ऐसे फंक्शन है जो शुरू हो जाते हैं, उस तरह कि जैसे सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया और काम शुरू हो गया। इस तरह 50 फंक्शन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए पहले 3 दिन का दूध का इंपॉर्टेंस है। आप अपने आजू बाजू एक चीज की इंक्वायरी करिए कि जो बच्चा पैदा हुआ तब रोया नहीं, उसमें डिफेक्ट होगी। इसलिए बच्चे को रोना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए। अगर बच्चा रोया नहीं तो भी डिफेक्ट आएगी। बच्चे ने माँ का दूध नहीं मिला पहले 3 दिन तो भी डिफेक्ट आएगी उसमें। 2 घटना कंपल्सरी है, तब जीवन की शुरुआत हो सकती है। अब ये बच्चा माँ का दूध पिएगा, उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर जो इसके अंदर अलग अलग है वो काम करते हैं और उसका विकास होता है। ग्रोथ फैक्टर का एक्चुअली मतलब क्या है? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बने हैं। पेप्टाइड कैसे बनता है? कम से कम 2 अमीनो एसिड और 50 से कम अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के पेप्टाइड बनते हैं और उससे अलग अलग ग्रोथ फैक्टर बनते हैं। जब ये 50 के ऊपर होगा तो वो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। तो इस दवाई के अंदर जो 90 मॉलिक्यूल है उसका रियल स्वरूप है पेप्टाइड। रियल स्वरूप क्या है? पेप्टाइड।
ये पेप्टाइड होने के कारण किडनी पेशेंट को नुकसान नहीं करेगा। इस पॉइंट पे बड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेशेंट कहते हैं ये दूध से बना है, किडनी पेशेंट को नहीं चलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि 90 मॉलिक्यूल पहली बार जब मां के दूध से मिलता है बच्चे को और उसका ग्रोथ शुरू होता है, अगर ये 90 मॉलिक्यूल जिंदगी भर चले आपके, तो आप जब तक जिंदा है आपके नाखून में भी बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हमने जो सब हालातें देखी, हवा, पानी, खुराक, स्ट्रेसफुल लाइफ, ड्रिंक, रेडिएशन, इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पे होती है, जिसकी वजह से एक उम्र के पहले या एक उम्र के बाद इसमें के कई मॉलिक्यूल वीक होते हैं और खत्म होते हैं, और उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो उस बीमारी को ठीक करने वही मॉलिक्यूल चाहिए जो हमको एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा या कोई भी स्वरूप में आज तक नहीं मिलता था, जो अब मिलने लगा है। वही मॉलिक्यूल फिर से चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा? तो साइंस ने खोज शुरू की। इस खोज की शुरुआत 200 साल पहले हुई थी। तो साइंस को पता चला कि गाय जब बच्चा पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल है और 4 गुना पावरफुल है, ह्यूमन बॉडी से 4 गुना पावरफुल है। तो साइंटिफिक मेथड से पहले 16 घंटे के दूध में से 90 मॉलिक्यूल डिराइव किए गए हैं, जिससे इम्यूनिटी बनी है। कैसे बनी है? पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके इम्यूनिटी बनी है। अब ये पेप्टाइड की साइज क्या है? पेप्टाइड जो मॉलिक्यूल की साइज क्या है? साइज 0.1 नैनोमीटर। अभी कितना छोटा होता है कि बाल की थिकनेस 10,000 नैनोमीटर है। बाल की थिकनेस है 10,000 नैनोमीटर, यह है 0.1 नैनोमीटर, यानी कि 10,000 गुना से भी ज्यादा छोटा मॉलिक्यूल। इतना छोटा होने के कारण हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर होकर माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है। अगर ये घटना हो सकती है तो इस पृथ्वी पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसपे दवाई काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब हम अलग अलग ग्रोथ फैक्टर की बात करेंगे, जैसे कि इसके अंदर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, फिर इसमें प्रोलाइन दी पॉलीपेप्टाइड। ऐसे जब हम देखेंगे इसको, ये सारी चीज कंपनी ने बुक में लिख के दी है। ये एक एक टाइटल को अगर आप गूगल में डाल के पढ़ना शुरू करेंगे, गूगल में डाल के पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या रिसर्च की है। आप जो दवाई खाते हो ना, शायद उस दवाई पे इतनी रिसर्च हुई होगी। कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या रिसर्च की? अगर पढ़ने रोज 3 घंटा बैठोगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 5 साल में पढ़ाई खत्म हो जाएगी। 3 से 5 साल तक पढ़ना पड़ेगा, इतनी इंफॉर्मेशन है, यानी दुनिया में रिसर्च हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर के बारे में, जो हम देखेंगे कौन सा ग्रोथ फैक्टर कौन से बीमारी में क्या काम करता है, जिससे आपको ये पता चले हम किसको दवा किस तरह से प्रिस्क्राइब करें। अब ये दवा है, मैंने वर्ड क्या यूज किया? दवा। तो यहाँ बैठे हुए लोग कहेंगे हम डॉक्टर नहीं है, किसी को दवाई देंगे तो कुछ ऑब्जेक्शन आएगा क्या? तो आपको मैं बता दूं, ये दवा देने के लिए आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आपको हम आपको गवर्नमेंट के लॉ का एक पेपर देंगे जिसमें क्लियर लिखा है कि ये ओटीसी ड्रग है, कोई पब्लिक भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, इसलिए इसकी साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्रूव हुआ है, इसलिए आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, आप बेझिझक दे सकते हैं। इसलिए इसको देने के लिए सर्टिफिकेट नहीं लगता है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, डिस्क्रिप्शन लगता है। डिस्क्रिप्शन यानी ज्ञान, जो मैं आपको दे रहा हूं। मार्केट में एक बुक आई है जिस बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन।
क्या मतलब है इसका? दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, ये किताब का नाम है, अवेलेबल है वो। अब पढ़ोगे तो सरप्राइज होगा कि दवाइयों की क्या साइड इफेक्ट होती है। जो हम दवाई खाते हैं उसको देखो, तो इसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अब इसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, पहला ग्रोथ फैक्टर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जिसका काम है हमारे बॉडी के सेल्स के ग्रोथ में हेल्प करना। सेल्स का ग्रोथ होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से। फिर दूसरी घटना है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की वजह से होती है सेल्स ग्रोथ के बाद, वो है कि सेल्स प्रोलिफरेशन। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, कंटिन्यू सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते पैदा होते, घटना चलते रहती है। हम पैदा हुए तब से हमारे सेल्स बदलते रहते हैं, ये चलता है। इस घटना को अच्छी तरह होने देना वो काम है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का, जिसको सेल्स प्रोलिफरेशन कहते हैं। नेक्स्ट सेल्फ डिफरेंशिएशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। सेल्फ डिफरेंशिएशन यानी कि एक इंसान के घुटने के सेल डीजनरेट हो रहे हैं, किसी के किडनी के, ब्रेन के, मसल्स के, या कोई भी पुर्जे के या बॉडी के कोई भी हिस्से के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। क्योंकि सेल प्रोलिफरेशन वो स्टेज है जहाँ पे सेल्स डिसाइड नहीं है कि वो बोन का बनेगा या ब्रेन का बनेगा या नर्व्स का बनेगा या किडनी या हार्ट का बनेगा। एपिडर्मल कहता है जरूरत के मुताबिक आप चले जाओ वहां, क्योंकि हार्ट को जरूरत है हार्ट के सेल्स बनने की, घुटने की जरूरत है, किडनी की जरूरत है, नर्व्स की जरूरत है, ब्रेन की जरूरत है। जहां जरूरत है उसके मुताबिक सेल्स बनता है, और इस तरह हमारी बॉडी परफेक्ट फिट रहती है, हर पुर्जे हमारे फिट रहेंगे। एंजियोजेनेसिस, एपिडर्मल का काम है एंजियोजेनेसिस, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी पैदा हो सकती है अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब है सेल्स प्रोग्राम डेथ। हमारे सेल्स जब पैदा होते हैं तब डिसाइड वो कब मरेंगे, ये हमारे शरीर की सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसीलिए इसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी कि मनुष्य का आयुष्य इससे बढ़ेगा क्योंकि हमारे सेल्स का आयुष्य बढ़ रहा है। ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है, अकॉर्डिंग टू WHO, कि इंसान ने 120 साल तक जीना चाहिए। ये मशीन है। अगर आप मोबाइल लेते हो, कुछ लोग केयरफुली यूज करते हैं मोबाइल, तो उसका मोबाइल काफी टाइम के बाद भी अच्छा चलता है, नया दिखता है। इसीलिए काफी लोग यंग दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं, क्योंकि केयर कर रहे हो किस तरह मोबाइल। तो इस तरह इसको केयर करना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है, बढ़ेगा कैसे? ईश्वर ने लिखा है फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने ये नहीं लिखा है कि आदमी 60 साल जिएगा, 65 साल जिएगा, 70 साल या 80 साल जिएगा, ऐसा नहीं लिखा है। आपको पता है बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं आदमी गांव में? फोन करेंगे, अगर बीमार आदमी, बुढ़ा आदमी है एकदम और बीमार है, मिलना है तो जल्दी आ जाइए, आखिरी सांसें चल रही है। सेंटेंस पे ध्यान दो, मिलना है तो आ जाइए, आखिरी सांसें चल रही है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने हमें आयुष्य श्वास के रूप में दिया है कि आदमी इतने सांस जिएगा, और हमारी ब्रीदिंग पैटर्न हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कछुए का। कछुआ 3 से 5 सांस पर मिनट लेता है, उसकी वजह से वो 300 से 500 साल जीता है। आपको बड़े बड़े कछुए देखना है ना, ये डाकोर में है। और डॉग, जिसको हम कुत्ता कहते हैं, वो 45, 40, 45, 55 सांस पर मिनट लेता है, वो 12 साल 15 साल जीता है। अब देखिए दोनों के स्वभाव। रात को गली में कुत्ते भौंकते कोई वजह है क्या उसको? नहीं, कोई वजह नहीं। कछुआ रिएक्ट नहीं करता, शांत, अपनी 5 इंद्रियों को सिकुड़ लेता है। 5 इंद्रियां यानी 4 पैर और 1 मुंह को सिकुड़ लेता है। उसकी जो पीठ है ना, पीठ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसमें ऐसे चक्कू मारो जाएगा नहीं,
पुराने समय में कचरे की पीठ को ढाल के रूप में यूज करते थे, यानी कि आपके ऊपर कुछ असर नहीं होगी। और टॉप, इसलिए जो आदमी क्रोधी है, ध्यान देना, जो आदमी क्रोधी है इसलिए क्रोधी है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है। और जो आदमी शांत है उसकी ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है। तो ये दवा इंसान का क्रोध कम करती है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होती है सेल्यूलर लेवल पर, क्योंकि सेल्स के मैकेनिज्म चेंज होने से, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से आयुष्य बढ़ेगा और यहाँ पे कमांड आएगी आपके अंदर। पक्की बात है, 6 महीना ताकि देखो आपका स्वभाव बदल जाएगा, गुस्से पे काबू आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहला मॉलिक्यूल इस दवाई में है वो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और इंपॉर्टेंट बात, ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पूरे एशिया के अंदर इम्यूनिटी के अलावा कहीं नहीं है। तो इसका मतलब जितने क्रोधी आदमी उसको दवा खिला सकते हैं, सिंपल। तो क्या क्रोध को एक बीमारी नहीं मानना चाहिए? क्रोध से तो दुनिया में तख्ते पलट चुके हैं, सल्तनतें बदल चुकी है, जिंदगी में क्या से क्या हो गया है क्रोध के कारण। आप सोचिए, क्रोध को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एक क्रोधी आदमी को समझाइए क्रोध की वजह क्या गड़बड़ होती है, फैमिली में डिवोर्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, भाई भाई की बहुत कुछ होता है। तो उसको बोलिए हमारे पास आ गई है दवाई, क्रोध की दवा है। दुनिया में पहली बार क्रोध के लिए दवाई की खोज हुई है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ये जोक नहीं है, ये साइंटिफिक है, क्रोध काबू में आता है, इसके भी एग्जांपल है हमारे पास। अभी चलेगा आगे? यस। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में फाइब्रोग्रेड कहते हैं। ये वुंड हीलिंग करता है, जख्म को हील करता है, फर्स्ट हीलिंग करता है। ये एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में ये मदद करता है। जब एक गायनिक डॉक्टर कहते हैं लेडीज को कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या चांसेस है? मिसकैरेज होगा, डिफेक्टिव बच्चा पैदा हो सकता है, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। ऐसी लेडी को चाहिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से गर्भ का विकास अच्छी तरह होगा। कहते हैं ना, वजन नहीं बढ़ता है गर्भ का, इससे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब एक्सीडेंट होता है, आर्टरी और मसल डैमेज होते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाकर इमीडिएट हील करता है। मेरे पास एक एग्जांपल है, मुंबई में थाना में एक आदमी का पैर का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ, मसल्स चूर चूर हो गए, हड्डी के कई टुकड़े हो गए, आर्टरी काफी डैमेज हो गई, नर्व डैमेज हो गई, वेन डैमेज हुआ, मसल्स मेजर डैमेज थे। आज वह चल पा रहा है।